Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Order. This is the podcast where we talk about what made news, what didn't, and something that absolutely shouldn't have. And today we are discussing an article by Sunil in the Caravan's latest issue on Yogi Adityanath's loosening grip on Uttar Pradesh. Sunil is an independent journalist and I think he has never lost his grip on Uttar Pradesh, unlike Yogi Adityanath. तो आपका आर्टिकल अब हिंदी इंग्लिश दोनों में आ चुका है? अभी इंग्लिश में आया है। अच्छा, अभी हिंदी व्यूअर्स के लिए भी आएगा? हाँ, अगले महीने। अच्छा, बट इसका टाइटल बहुत अच्छा है इंग्लिश में, क्लरिकल एरर। और काफ़ी इसके ऊपर बात भी हो रही है कि अभी की यूपी में क्या चल रहा है सबसे ज़्यादा 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद। लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है सभी का दिल्ली में, मतलब दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाने, एक ये आता है कि ये योगी और मोदी के बीच में क्या चल रहा है, जो एक सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे योगी का ग्रिप लूज हो रहा है यूपी में। बट सबसे पहले इसके ऊपर अगर आपको कहना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, क्या हुआ ना कि 2022 की बात है जब इलेक्शन हो रहा था यूपी का, और मोदी जी की और योगी की एक फ़ोटो बड़ी वायरल हुई थी कि उनके कंधों पे हाथ रखे हुए हैं मोदी जी योगी जी के, और उन्होंने कहा था कि ये योगी नहीं उपयोगी भी है। लेकिन एकाएक ये उपयोगी कैसे जो है बीजेपी के लिए इतना, मतलब जो रिजल्ट आए वो बहुत आश्चर्यजनक थे कि मतलब वो कैसे हो सकता है जब आप 80 में 80 का नारा दे रहे थे कि आप यूपी में 80, और माना जा रहा था कि योगी जी की सरकार जो है बीजेपी की सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण सरकार है और स्टेट के मुकाबले, और अच्छा शासन, मतलब चीज़ें चल रही है। अब उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कतें आई, मतलब मुझे जो लगता है इन सारे मसलों में, क्योंकि बनारस को लेके एक बात चल रही थी कि इस बार बनारस हम 10 लाख से जीतेंगे। अब की बार 10 लाख पार के पोस्टर भी लगे थे बनारस में, और वो जो जीत है वो इतने कम नंबर की हो गई। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मोदी और योगी के रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां देखने को मिली। और कई बार ये हुआ कि पूरा का पूरा जो यूपी का शुरू से लेके आखिर तक कैंपेन था, जो कार्यकर्ताओं की नाराज़गी थी, तो उसमें जो चीज़ें जा रही थी उसको कहीं जो है योगी समझ नहीं पाए, और जब वो समझ नहीं पाए तो उनके खिलाफ में चीज़ें बनती गई। और एक दूसरा एक मामला ये भी है कि देखिए, योगी जी आए हैं तो कोई संगठन से बीजेपी के वो नहीं आए हैं, अपना उनका हिंदू युवा वाहिनी था तो वो वहाँ से आए हैं। और दूसरा, वो एक मठ के जो है बड़े मठाधीश रहे हैं, तो उन्होंने कभी किसी के नीचे संगठन में उस तरह से काम नहीं किया है, उस तरीके की चीज़ें नहीं की है, तो उनको संगठन चलाने की जो समझ है, जो सारी चीज़ें हैं, वो उस तरह से हमें दिखाई नहीं देती कि योगी जी के अंदर। इस मामले में तो लोग कहते भी है, ज़्यादातर जब भी मैं बीजेपी के भी लोगों से मिलता हूँ तो बोलते हैं कि संगठन के मामले में योगी के पास ना यूपी में कुछ है ना दिल्ली में कुछ है। तो जो संगठन की प्रैक्टिस है वो बहुत कमज़ोर है उनकी। और प्रशासन के मामले में ठीक है, एक हिंदुत्व का प्रोजेक्ट था जो कि शुरू में दिखा भी, जिस तरीके की चीज़ें हुई, जिस तरह के अटैक्स हुए वो हम सब देख रहे थे, वो सारा का सारा जो चीज़ें हो रही थी। लेकिन इस एग्रेसिव हिंदुइज्म से जो है दलित और बैकवर्ड भी परेशान आ गया था, क्योंकि जब ये बढ़ेगा तो उनके ऊपर भी हमले बढ़ते हैं, तो इस वजह से उनके वोट भी छिटकने लगे थे। अब इससे बीजेपी थोड़ा दूरी करना चाहती थी। तो अब ये कैसे हो, जबकि योगी जैसा चेहरा है और वो सारी की सारी चीज़ें जिस बात के लिए उनको लाया गया है, तो उसको देखते हुए इनके रिश्ते बहुत बेटर दिख नहीं रहे, और खासकर अमित शाह जी से तो बहुत बेटर नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, अमित शाह से मोदी से भी ज़्यादा खराब है। एक चीज़ ये भी आप बोल रहे हैं कि योगी का जो एक फॉल है उसका जो एक रीज़न है वो ये कि उनको संगठन की समझ कम है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है बीजेपी के अंदर। लेकिन एक चीज़ और मानी जाती है मोदी जी के बारे में, बोली जाती है कि कोई भी बड़े नेता आते हैं तो उनको भाते नहीं है और उनको वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें राजस्थान में देखने को मिला, हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं क्या ये भी रीज़न सामने आ रहा है? कई बार क्या होता है ना कि एक तो यूपी बहुत बड़ा है, वो सरकार बनाने में आपको बहुत बड़ा नंबर देता है, और 14 और 19 में उसने बहुत बड़ा नंबर बीजेपी को दिया, जैसे कि आप पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाए। इस बार अगर आप वहाँ कमज़ोर हुए तो आपकी वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाई, वो सारी की सारी चीज़ें
वहाँ पे रही है। लेकिन एक चीज़ है जो योगी जी को लेके कि मोदी जी के मामले में या उस तरह के कि वो अपने से बड़े उसको नहीं देखना चाहते, वैसा कुछ नहीं है। अब अभी आप देखिए कि रिजल्ट के बाद में उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं, मतलब अब तक का योगी जी पिछले 6-7 साल से बहुत ही पावरफुल लीडर के तौर पे या पावरफुल मुख्यमंत्री के तौर पे दिखते थे, लेकिन पिछले 2 महीने में बहुत कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पे दिख रहे हैं। 2 महीने नहीं, मतलब मुझे इलेक्शंस के टाइम पे भी दिख रहा था। जब मैं एक बागपत की एक रैली में गई थी, तो उस दिन मैं ऐसे बागपत पे कोई और स्टोरी करने गई थी, तो उस दिन उनका रैली भी था, तो मैंने कहा अटेंड करते हैं। तो मुझे जस्ट बिफोर इलेक्शंस, तो फर्स्ट फेज से पहले की बात है, तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं, मतलब लगा ही नहीं कि मैं पहली बार वेस्ट यूपी से रिपोर्टिंग कर रही थी, तो मुझे लगा था अरे इतने बड़े सीएम है, कुछ देखने को मिलेगा, एक लोगों के अंदर एक उत्साह देखने को मिलेगा कि चलो अटेंड करने जाते हैं। कुछ भी नहीं था, तो वही चीज़ है कि मतलब खाली पड़ा था एकदम। वो जो है उस तरीके का जो उनका था, वो धीरे धीरे वो जो है, और खासकर मतलब बैकवर्डों में तो उनके खिलाफ एक बड़ी नाराजगी है। और बैकवर्ड ये नहीं कि उनके जो विपक्ष का वोट है, बैकवर्ड उनके पार्टी के अंदर का भी जो है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हाँ, बट आप बता रहे थे कि योगी के मामले में ऐसा नहीं है कि मोदी को राइवलरी है, पॉलिटिकल राइवलरी है, कि उनको बड़े नेता भाते नहीं है। देखिए क्या है कि एक तो योगी जी की जो यात्रा है बीजेपी की, या संसद बनने की और फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनने की जो यात्रा है, उसमें आप देखिए कि जैसे कि हिंदू युवा वाहिनी ने कई बार बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशी लड़ाए हैं, खासकर 7 और 12 के इलेक्शन में तो लड़ाई है उन्होंने। तो वैसा कुछ उनका नहीं है, उस तरीके की चीज़ें नहीं है। हाँ, एक चीज़ थी कि एक प्रोजेक्ट था जिसको मतलब संघ ने या बीजेपी ने किया था। लेकिन अब मैं एक बार एक संघ के लोगों से मिला था, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब जो ये एग्रेसिव हिंदुइज्म है, ये उनको ही अब लग रहा है कि इसकी वजह से हम जो है ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। मतलब अभी आप देखें ना, जैसे कि उस तरीके का कोई भी सेंसेशनल, जैसे अभी हम कावड़ यात्रा के दौरान में जब वो दुकानों पे नाम लिखने वाला जो मामला आया, बिल्कुल तो अचानक से आया पहली बार, और चीज़ें वैसा नहीं हो पाया जैसे कि अब से 4 साल पहले या 5 साल पहले चीज़ें हो जाती थी। मतलब एकाएक लगता था कि चीज़ें होती थी। तो वो चीज़ें जो है, और एक दूसरा ना संगठन में भी इसकी ना कमजोरी आई, तो वो वही बोलते हैं कि वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बोलते हैं कि यार अब कोई आदमी संगठन में, संघ में या तमाम जगह मोहन भागवत नहीं बनना चाहता, वो मोदी और योगी बनना चाहता है, क्योंकि उसे भी पावर जो है अट्रैक्ट कर रही है कि मतलब वो जो है पावर पोजीशन पे जाना चाहता है, वो संगठन के लिए कुछ नहीं करना चाहता। तो ये संगठन के अंदर जो करप्शन आ रहा है, इस पर एक बार मोहन भागवत ने भी कहा था कि ये जरूरी, ये तो है कि अभी हमारे पास संसाधन आ गए हैं, सारी चीज़ आ गई है, अब हम फैल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर करप्शन भी आ गया है, हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा करप्शन आ गया है। तो ये सारी भी चीज़ें हो रही है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती तो आपके वर्कर का काम नहीं होता, या ईमानदार वर्करों को वो जगह नहीं मिलती जो उनको जगह मिलनी चाहिए। तो इससे पार्टी संगठन कमज़ोर होता है, और वो दिख भी रहा। एक आपने और अभी इंटरेस्टिंग बात की स्टार्टिंग में कि योगी के रिलेशन मोदी से ज़्यादा अमित शाह से खराब है। ये आप कैसे जैसे आपने कैसे ऑब्जर्व किया? आप क्या वर्ड कर सकता है? वो जो है कई बार क्या होता है कि इस मामले में अखिलेश यादव बड़ी चुटकियां लेता है। अच्छा। और अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया कि उसमें जो है, जब दिल्ली में जो है चीफ मिनिस्टरों की जो है मीटिंग हो रही है, तो उसमें जब अमित शाह उसमें अंदर आते हैं तो सब लोग उनको नमस्ते कर रहे हैं और योगी जी उनको नमस्ते नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने ये लोकसभा में भी वो बात को कहा कि मतलब कि जो है कोई किसी को नमस्ते नहीं कर रहा, अब दुआ सलाम बंद हो गई हैं। और वो अब भी कई बार बोल चुके हैं कि अब कब जो है दिल्ली से बुलावा आ जाए और उनको हटा दिया जाए, इसको लेकर वो कहते रहते हैं। या फिर केशव प्रसाद मौर्य को कि अभी मानसून सत्र चल रहा है, आप 16 आइए, हम सरकार बना देंगे आपकी। तो ये चीज़ें तो है, और वो दिख भी रही है, मतलब चीज़ें कि वो रिश्ते बेटर नहीं है। और ये इस मामले में भी है कि आप ये देखिए कि इस इलेक्शन के बाद में जेपी नड्डा जी को सेंट्रल में अपने मिनिस्टर बना लिया, उसके बाद वो अपने पद पे अभी बने हुए हैं। ये पहली बार बीजेपी में हो रहा है कि बीजेपी अपने संगठन को नहीं रिवाइव कर पा रही है, जबकि वो ऐसा नहीं करती थी। जैसे ही उसका कोई आदमी जो है वन मैन वन पोस्ट का जो उसका अपना फॉर्मूला था, वही खुद पे खुद इतने लंबे टाइम हो गया कि 3-4 महीने बीत गए इलेक्शन के, और उनको कैबिनेट मिनिस्टर बने, और आप जो है अध्यक्ष नहीं बना पा रहे हैं, या यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं आप अभी बदल पा रहे हैं। संगठन में जितनी तब्दीलियां करनी थी चुनाव के बाद, वो नहीं हो पा रही है।
वो शिथिलता तो दिख रही है संगठन के अंदर, मगर वो कहीं खींचतान चल रही है कि किसको लाना है, किसको बैठाना है, किससे क्या मैनेज हो सकता, तो वो सारी की सारी चीज़ें दिख रही हैं। सुनील, आपने अपने स्टोरी में एक स्टार्टिंग में टॉप पे एक पैराग्राफ लिखा है जो कि बताता है कि अब ये पूरा कितना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम बन चुका है। वो ये कि जो योगी के सपोर्टर हैं वो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी उनको नहीं सुन रही, और जो सरकार के अंदर, योगी सरकार के अंदर लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि योगी उन्हें नहीं सुन रहे हैं। जो पार्टी वर्कर्स हैं ग्राउंड पे वो बहुत गुस्से में हैं कि उनको कोई नहीं सुन रहा है और नए नए वर्कर्स को लाया जा रहा है और फिर उनको वो पोजीशन दी जा रही है। उनकी एक और बहुत बड़ी कंप्लेंट है कि जो बड़े ब्यूरोक्रेट बैठे हैं और जो पुलिस ऑफिशियल है वो कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो वो लोगों में किस तरीके से जाएं। अभी क्या हुआ कि अभी 22 जुलाई, ये 22 तारीख को जो है, 22 अगस्त को पुण्यतिथि थी जो है कल्याण सिंह की, और इन्होंने पहली बार जो है हिंदू हृदय दिवस मनाया उस तारीख को। तो उसमें साक्षी महाराज एक बात बोले। साक्षी महाराज ने कहा कि संगठन और सरकार के बीच में कोई तालमेल नहीं है, और ये दिखता है कि संगठन और सरकार के बीच में कोई तालमेल नहीं चल रहा है। विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही है, और यहाँ तक कि एक MLC है जो है गोरखपुर के, वो तो ये बोलते हैं कि पंचम तल पे लोग जो है, जो अधिकारी है, वो विधायकों से और मंत्रियों से पैर छुआते हैं। वो उन कैमरा बोल रहे हैं इस बात को। और दूसरा, जब केशव मौर्य ने ये बात कही उस अधिवेशन में, जब वो अधिवेशन हो रहा था यूपी के अंदर में, कि सरकार से बड़ा संगठन है, तो उसके बाद में आप देखिए केशव मौर्य से मिलने वालों की संख्या कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार में कोई उनको सुन नहीं रहा है, विधायकों की कोई बात नहीं सुन रहा है, योगी जी किसी से उस तरह मिलते नहीं है। तो इन सारी चीज़ों में, और कोई भी विधायक अपने किसी क्षेत्र का कोई काम नहीं करा पा रहा, अपने वर्कर का कोई काम नहीं करा पा रहा है, छोटे छोटे वर्कर उनके काम नहीं करा पा रहे। जब आप ये हवाला देते हैं कि आप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो आपके वर्कर की आपसे कुछ ना कुछ तो अपेक्षाएं होंगे कि आप उनके काम करेंगे, जिलाधिकारी उनके जो है काम करेंगे, तो वो कहीं हो नहीं रहा कहीं पे भी। तो उनका अपने आप पार्टी से जो है मोह भंग हो रहा है। या अभी आप देखिए कि अभी चुनाव चल रहा है हरियाणा का, एक कुछ दिन पहले थोड़ा लगा चुनाव उठा, एक सारे वर्करों में शिथिलता आ गई, जैसे लगा कि चुनाव के प्रति उनकी कोई जो है इच्छा नहीं कि चुनाव हो रहा है या इस तरह की चीजें। तो ये नहीं दिख रहा वो सारा का सारा चीजें, और इसकी वजह है कि जब आप अपने वर्कर को या कार्यकर्ता को सही जगह नहीं देंगे या उसकी सही इज्जत नहीं होगी, सही सम्मान नहीं होगा, तो ये सारी की सारी चीजें आएंगी। और ये बीजेपी में खासकर ये सबसे ज्यादा हो रहा है कि आपके पास बड़ा नंबर तो है, तो लोगों की उम्मीद और अपेक्षाएं हैं वो एकदम डैमेज हो रही है। पहले क्या फ़र्क था? पहले किस तरीके से वर्कर्स की बात सुनी जाती थी, क्या काम हो जाते थे जो कि अब नहीं हो पा रहे? देखिए क्या था कि जब ये 14 में आ रहे थे और 17 में जब यूपी में आ रहे थे, तो क्या था कि तब एक मूवमेंट चल रहा था कि यादवों के खिलाफ एक मूवमेंट था, बैकवर्डों का, या दलितों के खिलाफ, जाटवों के खिलाफ एक मूवमेंट था, क्योंकि बसपा और सपा की सरकार लंबे टाइम तक रह चुकी थी और बीजेपी कई बार थोड़े थोड़े समय के लिए बीच में आई थी, उसके बाद वो नहीं आई थी। तो लोगों को कुछ नया भी करना था और नई उम्मीद भी थी, नए नए वादे भी थे, नई सारी चीज़ें थी। और ख़ासकर 17 के इलेक्शन में भी और 14 के इलेक्शन में भी बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी उत्तर प्रदेश में, तो उसने बसपा के बहुत सारे नेताओं को वो अपनी तरफ लेकर आए थे, जिसको मैं पहले भी आपको बताया था, वो एकिडो पॉलिटिक्स उनका जो है कि आप दूसरे की ताकत को, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर लेकर, खासकर अति पिछड़ों का नंबर तो बहुत ज़्यादा उसमें लेके आए थे, पिछड़ों का, स्वयं प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी जो है, धर्मेंद्र कश्यप, इस तरह के लोगों को, नरेंद्र कश्यप, इस तरह के लोगों को लेके आए थे, जिससे कि वो छोटे छोटे पॉकेट से नंबर को एक कर सके, और उसका फ़ायदा भी मिला। अब 2017 में एक बहुत बड़ी जीत जो है विधानसभा में लेके आते हैं। तो वो चीज़ें हो रही थी, तो लोगों को लग रहा था कि बीजेपी कुछ अलग सोच रही है, कुछ अलग, उनके लोगों को सम्मान दे रही है, रिप्रेजेंटेशन दे रही है, प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें दिख रही थी। लेकिन सवाल ये है कि इतने भर से काम नहीं चलेगा ना, तो वो उसके आगे की भी कुछ लड़ाई है, तो वो लड़ाई कहीं दिख नहीं रही। जैसे 69,000 वाली जो ओबीसी की भर्तियाँ थी, वो बहुत लंबे टाइम तक कल धरने पे बैठ गए, 2 साल से ज़्यादा वो लोग हो गए। उसको लेके अनुप्रिया पटेल बोलते रही, ओम प्रकाश राजभर बोलते रहे, उनके पति आशीष है वो बोलते रहे अनुप्रिया के, तो वो सारी चीज़ें चलती रही। और यहाँ तक केशव मौर्य भी उसको लेके थोड़ा कभी कभी बीच में बोल देते थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था चीज़ों को लेके। तो ये, और दूसरा, जब
भर्तियाँ हो रही थी तो उसमें बहुत सारे पेपर लीक हो रहे थे, तो उसको लेके बड़ी दिक्कतें हो रही थी। मतलब आई थिंक सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पेपर लीक्स यूपी में हुए हैं। यूपी में हुए, तो वो सारी की सारी चीज़ें, तो इतनी मजबूत सरकार है, मतलब हर काम पे बुलडोजर चल जाता है हर चीज़ पे। लेकिन ये भी चीज़ था कि वो ये देखने में आ रहा था कि इनके खिलाफ चल रहा था या किस किस के खिलाफ में वो कार्रवाइयाँ हो रही थी, तो वो सारी की सारी चीज़ें हो रही थी। तो आप जब इतना प्रोजेक्शन कर देते हैं कि आप सब लोगों को लेके आ रहे हैं, सब कास्ट से लोगों को लेके आ रहे हैं, सबको पार दे रहे हैं, बट आप वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, तो एक तरीके से जो होप्स गिर जाते हैं वो लोगों पूरी के, की वो पूरी जो उम्मीद थी, तो वो ये चीज़, तो इसका खाली यही रीज़न है कि योगी जी को एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने का अनुभव नहीं है, या फिर ये भी एक रीज़न है कि वो एक, आपने जो अपने आर्टिकल में लिखा है कि वो एक बहुत सेंट्रलाइज तरीके से काम करते हैं। देखिए, योगी जी को दो चीज़ से भी हमें समझना चाहिए कि एक तो योगी जी एक मठ के अधिकारी रहे हैं, और दूसरा वो ना मतलब उनकी जो अपनी वो एक फ्यूडल कास्ट से भी आते हैं, तो वो उनकी उसमें जो है उनके कार्यशैली में वो दोनों चीज़ें झलकती है, तो वो उतने हम्बल होके चीज़ें नहीं कर पाते जो एक संगठन के लिए चाहिए, एक वो चीज़ें होनी चाहिए, वो वैसी नज़र नहीं आती। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास जब बड़ी पोजीशन आ जाती है, तो वो पोजीशन पहले तो शुरू में लोगों को लगा कि नहीं बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सब कुछ हो रहा है, क्योंकि तब तक दूसरों का हो रहा था। जब आप पे चीज़ें आई तो फिर दिक्कत शुरू हुई। या फिर आप अखिलेश यादव का पीडीए इसलिए भी सफल हो गया क्योंकि उसमें ये कारण था कि किसके लिए काम हो रहा है। जो आरोप सपा पे लगाए जा रहे थे कि फलानी जगह देखो ये बैठ गया, फलानी जगह इनकी जाति का आदमी बैठ गया, जो बसपा पे लगाए जा रहे थे वही आरोप जो है अब योगी आदित्यनाथ पे भी आ रहे हैं कि यहाँ पे भी देखिए किसको बचाया जा रहा है, किसको छोड़ा जा रहा है, किसको पकड़ा जा रहा है। तो वहाँ सारे लोग सारी चीज़ देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश इसलिए इस मामले में थोड़ा सा वो है क्योंकि कांसीराम ने और मुलायम सिंह यादव ने, इवन लोहिया ने शुरुआत में, और उनके बाद तमाम लोगों ने बहुत काम किया है, तो वहाँ की वैसी ज़मीन नहीं है, तो लोग इस बात को समझते हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि वो उस तरीके से हम्बल होके काम नहीं करते हैं। तो ये क्या है हम्बल होके काम करना? सबको साथ लेके चलना, कि आप सारे लोगों को कैसे साथ लेके चल सकते हैं और किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो दिखता नहीं है। किन लोगों को ज़्यादा साथ में रख के चलते हैं वो? देखिए क्या है कि उस वाले मामले में तो आप कई बार पाएंगे उनके दोनों डिप्टी सीएम उनसे हमेशा बहुत अच्छे रिश्ते नहीं दिखाई देते, और ख़ासकर केशव मौर्य का तो एकदम नहीं दिखाई देता। केशव मौर्य का तो ये भी लगता है कि क्योंकि वो जीत केशव मौर्य की नेतृत्व में हुई थी और उनको लगता था कि वो सीएम होंगे, तो उनकी जगह वो आ गए। तो और भी बहुत सारे नेता हैं जिनसे उनके रिश्ते इस तरीके के उत्तर प्रदेश में अच्छे नहीं दिखते। इवन ब्रजभूषण ने एक बहुत वीडियो उसका जो है वायरल हुआ था, जिसमें कहा था योगी को वो अपना नेता उस तरह कहने से नहीं करता, कि जब उससे एक पत्रकार पूछ रहा है कि क्या योगी आपके नेता हैं, वो मोदी और अमित शाह को नेता बोलता है लेकिन योगी को वो नेता नहीं बोलता। तो ये मतलब ये बेहतर दिखता है कि मतलब उनके साथ में बहुत सारी जगह बहुत, और यह इसके बाद जब केशव मौर्य से लोग मिल रहे थे, जब उन्होंने कहा कि संगठन बड़ा है, सरकार से भी बड़ा है, तो उसके बाद में आप देखिए कि योगी जी से मिलने वाले लोग कौन हैं। योगी जी से उसके बाद 2 लोग मिले, मतलब उस सप्ताह के अंदर में, और वो दोनों के दोनों सपा के बागी विधायक थे। और इधर जितने थे कि इवन संजय निषाद या ओम प्रकाश राजभर या आशीष पटेल, ये सारे के सारे लोग केशव मौर्य से मिल रहे हैं, और केशव मौर्य के यहाँ सब बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है, यहाँ तक कि धर्मपाल सिंह लोधी, ये सारे के सारे लोग भी वहाँ पे बैठ रहे हैं। तो ये सारी की सारी, अभी हाल ही का बयान आया धर्मपाल सिंह लोधी का कि उसने कहा कि मतलब जो है कि सरकार के बेहतर रिश्ते नहीं है संगठन के साथ में। या भी एक पीलीभीत के विधायक थे, उनके पिताजी बोल रहे कि ये अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है, बीजेपी के ही विधायक है। या मोतीलाल सिंह जो पूर्व मंत्री रहे प्रतापगढ़ के, उन्होंने बोला कि जो है 42 साल में मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे भ्रष्ट सरकार देखी। आखिर एक 2 महीने में हो क्या गया मतलब सबको, जबकि तो योगी जी की बिरादरी के ही लोग हैं, उसी समाज से आते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि दूसरी बिरादरी के लीडर्स उनके अगेंस्ट है, उनके खुद की बिरादरी के लीडर्स भी चीज़ें मतलब उस तरह की बातचीत कर रहे हैं। कई लोगों ने जो है केशव मौर्य के बयान का जो है मतलब वो भी समर्थन भी किया कि नहीं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि दरअसल संगठन में चीज़ें हो नहीं रही है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ था जो है कि जौनपुर बदलापुर के विधायक थे मिश्रा, तो उन्होंने कहा कि अगर पीडीए का हमने कुछ नहीं किया तो हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम 50 सीट भी जीत पाए।
तो बीजेपी के नेताओं को ये लग रहा है, या फिर जैसे चुनाव रिजल्ट आने के बाद खुद योगी जी ने कहा कि अब सबको जो है वीआईपी कल्चर छोड़नी होगी, अपनी गाड़ी से वोटर हटाना होगा और ये जाके लोगों को सुनना है, आपको सेंसिटिव होना है, आपने जो लिखा अपनी स्टोरी में। लेकिन बात यह है कि वो खुद योगी जी भी क्या खुद पे अप्लाई करते हैं क्या अपने नेताओं को लेके। तो अभी उनके पास क्या प्लस पॉइंट्स हैं? मतलब हमेशा से जो हम दिल्ली मीडिया में सुनते आए हैं वो ये है कि वो एक स्ट्रांग लीडर है, लॉ एंड ऑर्डर, एक जो उनके साथ जो वर्ड्स बहुत रेजोनेट होते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन करते रहे हैं हमेशा से। और तीसरी चीज़ सुनी जाती है बुलडोज़र बाबा। मतलब मुझे याद है मैं कर्नाटका में गई थी जब रायचूर से रिपोर्टिंग कर रही थी, जो कि एकदम सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका, उधर भी लोग जिनको हिंदी नहीं आती उसको बुलडोज़र बाबा बुलाते थे। ये चीज़ें हुई हैं, मतलब थी कि वो चीज़ें थी। अभी आप देखिए कि हाल ही में योगी को अपने कई फैसले वापस लेने पड़े, जैसे वो टीचरों का बायोमेट्रिक वाला लेना पड़ा सारा, ये एक बस्ती का जो मामला था लखनऊ का वो वापसी लेना पड़ा। यह जो है विभाजन विभीषिका दिवस जो ये लोग मनाते थे 14 अगस्त को, वो उस तरीके का नहीं रहा इस बार, जो उनका हिंदुत्व वाला नैरेटिव था पूरा का पूरा वो सारी की सारी चीज़ें गायब हो रही हैं। उसके बाद में अभी क्या है कि दिख रहा है यूपी में कैसे लूट हो रही है, कैसे हत्याएं हो रही हैं, कैसे बलात्कार हो रहे हैं। आप 2 महीने की खबर उठा के देखें तो यूपी आपको एकदम पूरा अस्त व्यस्त लगेगा नहीं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे काम कर रहा है यूपी के अंदर में। तो बहुत ही चीज़ें, जैसे एक तो पार्टी के अंदर तालमेल नहीं, एक सरकार के अंदर तालमेल नहीं है, तो वो दिख रहा है कि कितनी लचर व्यवस्था है सरकार की इस समय। तो वो जो पावरफुल सीएम था वो बहुत कमज़ोर सीएम दिख रहा है, और आपस में उसकी दिल्ली के संगठन से या यूपी के संगठन से बात नहीं बन रही है। ये जो इतना हम हिंदुत्व का जो पॉलिटिक्स था योगी का, उसका जो इतना मीडिया में हाइप बनाते थे दिल्ली मीडिया में, है ना, हर दिन ये चलता था। तो आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि एक तरीके से इसका एक डाउनफॉल आ रहा है कि ये, तो क्या इसको ऐसा ही समझाना जाना चाहिए कि ये हिंदुत्व का डाउनफॉल है या ये कास्ट पॉलिटिक्स का राइज है? कैसे देखें इसे? देखिए क्या है कि कई बार हम लोग ना थोड़ा सा चीज़ों को भूल जाते हैं। जैसे आप देखिए जब 91 में बाबरी के बाद में जो है क्या हुआ, जब कांशीराम और मुलायम मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, यही बीजेपी थी, इसी तरह का हिंदुत्व वोट था, पूरी तमाम चीज़ें थी। लेकिन यूपी में क्या हुआ उनका, वो सबको पता है कि वो समय नारा भी लगा कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अभी उसी चीज़ को, उसी पॉलिटिक्स को या उसी चीज़ को अप्लाई किया अखिलेश यादव ने, तो वो सीधे सीधे देख क्या कि उसका रिजल्ट जो है कि लोग उस तरह की चीज़ों को, या उस कास्ट का जब भी मामला आएगा, जाति का जब भी मामला आएगा, वो धर्म से भारी पड़ जाएगा, धर्म पे वो भारी पड़ जाएगा। इवन इस बात को तो खुद संघ भी मान रहा है कि धर्म के मुकाबले जाति ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा पावरफुल है। कि धर्म, क्योंकि जो आत्मीय गौरव का सवाल है, जो आत्मीय सम्मान का सवाल है, वो तो जाति के साथ में है। क्योंकि पहले आदमी जो सम्मान खोजता है, या कोई आदमी भी, ठीक है हम दिल्ली जैसे जगह पे बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी लोग एक दूसरे की जाति जानना चाहते हैं। सबसे पहले यही सवाल पूछा जाता है, पूरा नाम बता दीजिए। पूरा नाम बताइए, टाइटल क्या है। अगर वो टाइटल समझ में नहीं आया तो वो थोड़ा, अच्छा तो आप कहाँ से आते हैं, कौन से गाँव से आते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें तो हैं। तो जाति बहुत महत्वपूर्ण है, और पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश जैसी ज़मीन पे और बिहार जैसी ज़मीन पे तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है वो पूरी की पूरी चीज़ें। बट एक नैरेटिव और आया था कि जितना दिल्ली में हम लोगों ने अभी पोस्ट इलेक्शन सर्वे हुए कि इस बार एम्प्लॉयमेंट बहुत भारी पड़ा, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, और काफ़ी इस तरीके की रिपोर्टिंग हुई कि आज तक कभी भी एम्प्लॉयमेंट कभी भी मुद्दा नहीं बना, लेकिन इस इलेक्शन में बन गया वो मुद्दा। हाँ, आप बोल रहे हैं कि इस चीज़ को इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए अगर एम्प्लॉयमेंट मुद्दा बनता ना तो इस देश में लेफ्ट ना बहुत बार सरकार बना लेता, क्योंकि लेफ्ट के हमेशा पर्चों में बेरोजगारी, महंगाई ये मुद्दे रहे, और ये तब से रहे जब से चुनाव भारत में शुरू हुए आज़ादी के बाद से। ये कोई नहीं, और वो ऊपर जाके ग्राफ उनका नीचे ही आया, कभी ऊपर गया नहीं उनका ग्राफ, नंबर कम ही होते गए उनके। और महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उनके हमेशा रहे हैं। देखिए भारत में ना जाति पे चीज़ें जहाँ जहाँ खड़ी हुई, चाहे वो लोहिया खड़ी कर रहे थे, चाहे वो बिहार में जगदेव कुशवाहा खड़ी कर रहे थे, चाहे वो बाद में कांशीराम खड़ी कर रहे थे, आपको जहाँ पे भी वो दिखेंगे। इवन आप उत्तर भारत में भी लेंगे या दक्षिण भारत में भी लेंगे, वहाँ पे भी हमें वो जाती है और उसकी पॉलिटिक्स दिखती है। कि पेरियार की भी हमें पॉलिटिक्स दिखती है, हमें जो है स्टैलिन की भी दिखती है, करुणानिधि की भी दिखती है, जयललिता की भी दिखती है, बहुत सारे लोगों की पॉलिटिक्स आप उसको
देखेंगे तो वो जाती है चीज़ें दिखाई देगी, और उसी से चुनाव जो है अदलते बदलते रहते हैं। इवन 2014 में भी जब बीजेपी यूपी के अंदर में 73 सीटें लेके आ रही थी, तो उस समय भी उसने जो है टिकटों के बंटवारे में जाति का बहुत खासा ध्यान रखा था। उसने पिछड़ों, अति पिछड़ों को और दलितों में गैर जाटव दलितों को जो है उसने अच्छा टिकट नंबर दिया था, जिससे उसकी विक्ट्री हमें दिखाई देती है। और तो इस बार वो नंबर्स नहीं, इस बार भी थे, ऐसा नहीं था कि उसके पास नंबर नहीं थे, लेकिन उसमें जैसे क्या है कि जैसे अखिलेश यादव ने 6 पासियों को टिकट दिया, बीजेपी के 5 पास से टिकट दिए, बीजेपी के भी 3 जीते हैं। तो वो चीज़ें थी कि वो वोट किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। दूसरा, बसपा का जो वोटर था वो बसपा के साथ ही था, बसपा के साथ कोई और वोटर आ नहीं पा रहा था यूपी में, वो दिखाई भी नहीं दिया, कई सारी चीज़ें नहीं दिखाई दी। तो ये महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हो सकता है कि हम थोड़ा सा, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो आम आदमी पार्टी इनको मोहल्ला क्लिनिक हो, उसके स्कूल हो, तो उसको करती है। ये मुद्दे हैं, लेकिन ये पहले मुद्दे नहीं है लोगों के। ये मुद्दे हो सकते हैं चौथे 5वें नंबर के मुद्दे हों। अगर ये मुद्दे थे तो फिर मध्य प्रदेश का रिजल्ट कुछ और होना चाहिए था, आम आदमी बिहार पार्टी का रिजल्ट सक्सेसफुल हो कुछ जानी और आना चाहिए थी चाहिए था। आज तक। हाँ, मतलब वो उसका प्रोजेक्शन तो वही है, कुछ और जगह पे भी उसको थोड़ा फैल जाना चाहिए था, मतलब वो दिखना चाहिए था। अभी भी हम हरियाणा को लेके क्या बात कर रहे हैं, जब बेरोजगारी या महंगाई मुद्दे हैं तो फिर वहाँ पे वो दिखना चाहिए, लेकिन वहाँ भी तो हम टिकटों में कास्ट ही देख रहे हैं ना, कि कौन किसको किस कास्ट को दे रहा है, किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें चल रही है। तो काफ़ी एक शॉर्ट रीडिंग होगी ये बोलना कि है कि ये सब इस बार बहुत बड़े मुद्दे थे इलेक्शंस के। ये मुद्दे हैं, लेकिन उतने बड़े मुद्दे नहीं है कि हैं कि दिल्ली के लोग बैठ के कर लेते हैं कि नहीं, बड़ा जो है वो था। मुझे तो कई बार लगता है कि संविधान भी उस तरह का मुद्दा नहीं था। अच्छा, कि जो लोग मानते हैं कि संविधान को लेके, क्योंकि आप बसपा का जब वोट उठाएंगे या बसपा का वोटर देखेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो संविधान की या बाबा साहब को लेके जो चेतना है वो जाटव की और रविदासियाओं की तो चेतना है, बाकी और दलितों की उस तरह की चेतना नहीं है। तो और वो वोट उनको जा रहा है कि हर लोकसभा पे उनको 1 लाख से ज़्यादा वोट मिल रहा है, तो उनका जो नंबर है या वोट परसेंटेज है, और हमें पता है कि उनको उसके अलावा किसी ने वोट किया नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो उस तरह का मुद्दा नहीं था। हाँ, थोड़ा सा एक हल्के से जो पढ़े लिखे तबके में वो मुद्दा हो सकता है, लेकिन उतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि जो चीज़ें बदली जा सकें। असलियत में कई बार क्या है कि आपको जो ना कि होता क्या है कि एक छोटी सी कहानी किस्सा मैं बताता हूँ आपको। एक बार एक राजा ने ना अपने बेटे को जो है जंगल में भेजा कि तुम जाओ और जाके वहाँ के पशु पक्षियों की आवाज़ सुन के आओ। तो वो गया, उसने पहली बार शेर की आवाज़ सुनी, हाथी की सुनी। उसने आके बताया कि मैंने ऐसी हाथी की आवाज़ है, ऐसी शेर की आवाज़ है। और उसको करीब 10 साल तक वो लगातार भेजता रहा, जब तक कि उसने जो है सांप के फुफकारने तक की आवाज़ नहीं बता दी। तो उस राजा ने कहा कि देखो, जो बोलता है उसे तो सब सुन लेते हैं, लेकिन एक राजा का काम है कि वो उनको भी सुने जो बोल नहीं पाते हैं। असलियत में जो लोग चिल्ला रहे होते हैं उसे तो सब लोग सुन लेते हैं। जो लोग मीडिया में नहीं बोलते, वो जो अनवॉइसलेस लोग हैं, जिनके पास आवाज़ नहीं है या वो अपनी बात कह नहीं पाते, वो वोट कहाँ देते हैं? उनकी वोट कहाँ जा रही है, किस चीज़? देखिए, 2014 के बाद ना भारत का पूरा ना चुनावी पैटर्न बीजेपी ने बदला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये अलग बात है कि वो अपने वर्करों के साथ में तालमेल बेटर नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से उसको वो हो रहा है। लेकिन अभी तक भी मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी उस तरह की कहीं नहीं दिखाई देती, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने अपने जो वोटर है वो ऐसे सेक्शन को वोटर बना लिया है जो कि कभी बोलता नहीं है। अगर वो बोलने लगेगा तो फिर हमें लगेगा कि हाँ, ये एंटी इनकम्बेंसी हमें दिखाई दे रही है चीज़ें। अब बेरोजगारी, महंगाई मुद्दे हो गए। अभी जो इशू कोटा विदिन कोटा वाला इशू है, क्या सेक्शन है वो? कि मतलब आरक्षण के अंदर आरक्षण की जो बात हो रही है कि आपके और लोगों में भी जो लोग पीछे रह गए उसको आगे लाने की जो बातचीत हो रही है। इसमें क्या है कि देखिए क्या होता है कि पहली मर्तबा इनको ये कोई नौकरी नहीं पा जाएंगे, लेकिन पहली मर्तबा इनको आप ना इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कोई उनमें से प्रधान बन जाएगा, कोई उनमें से जिला पंचायत सदस्य बन जाएगा, ब्लॉक प्रमुख बन जाएगा। और यही से क्या होता है कि उसके थोड़ी ताकत उसको आनी शुरू होगी, राजनीतिक थोड़ी समझ आनी शुरू होगी। या अभी आप हरियाणा की सीट उठाइए कि एससी में वाल्मीकि को वो टिकट दिया है, उसके बाद उसने एक जाति है बाजीगर, उसको उसने टिकट दिया हरियाणा विधानसभा में, या उसने नट को टिकट दिया है वहाँ पे। कांग्रेस के टिकट आप उठाइए, कांग्रेस दलितों में किन को टिकट दे रही है?
तो ये तो चीज़ें हैं। ये यूपी में जब विधानसभा वो लड़ रहे थे तो उन्होंने मुशर्रफ को टिकट दिया, उसने जो है बेरिया को टिकट दिया वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें तो दिख रही थी। ये उसका सांसद जो है कौशल किशोर जो है वो धानुक थे। तो वो उनकी वो समझ तो है ना कि उन्हें वो कहाँ काम करना है, किन का रिप्रेजेंटेशन लेके आना और कौन वोट है, किस तरीके की चीज़ें हैं। तो वो उस माइक्रो लेवल पे तो उनका काम है, और जाति की बेटर समझ तो वो रखते हैं। हाँ, ये है कि क्योंकि पार्टी का नंबर बढ़ गया है, चीज़ें बढ़ गई है, उसकी जो एक वर्कर की जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं, चीज़ें हो रही है। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और एक और भी चीज़ है, क्योंकि वो जो जातियां हैं वो उस तरीके की महंगाई से या बेरोजगारी से पीड़ित भी नहीं है कि वो ऐसी पीड़ित है कि, क्योंकि उनकी भाई आपको बेरोजगारी तो तब होगा ना जैसे किसी को अगर 12वीं पास के बाद ही नौकरी मिली है, तो उनके लोग तो 12वीं तक पढ़े ही नहीं है। अभी तो कुछ 12वीं तक आना है ना पहले, तब वो बेरोजगारी की लाइन में आगे खड़ा होगा ना उस चीज़ों को लेके। राइट। तो वो कभी जैसे वो आप देखेंगे तो आरक्षण का मूवमेंट का कभी हिस्सा नहीं हुए, या वो कभी दलित मूवमेंट के हिस्से नहीं हुए, या वो बैकवर्डों में कभी बैकवर्ड जाति के आरक्षण के मूवमेंट के हिस्से नहीं हुए। वो बहुत सारी ऐसी जातियाँ आपको मिल जाएगी कि आप लोहार को, बढ़ई को, दर्जी को, छिंपी को, इन सारी जातियों को उनके साथ खड़ा पाएंगे कि नहीं, ये भी यादव के साथ में जो है, ये भी कुर्मी के साथ, कुशवाहों के साथ मिलकर जो है, लोध के साथ या जाट के साथ मिलकर आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये नंबर कहाँ है, किस तरीके का नंबर है, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उनको ऐसा ही नहीं कि बीजेपी 2-3 रास्ते खोजती है। एक बीजेपी के पास है, पहला रास्ता इलेक्शन है, दूसरा इलेक्शन जब सरकार में तो सिलेक्शन है कि आपको MLCs बना दे, आपको बोर्ड के मेंबर बना दे, आपको जो है राज्यपाल बना दे, आपको राष्ट्रपति बना दे। वो हमने देख भी रहे हैं कि राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक, और उसका बाकायदा वो प्रचार भी करते हैं कि उन्होंने किसको बनाया उस सारी चीज़ों में। कांग्रेस इसमें कहाँ स्टैंड करती है? आपको लगता है कांग्रेस समझ भी पा रही है इस चीज़ को? देखिए, राहुल जी दलितों में जाटव तक समझते हैं, और ये बैकवर्डों में यादव तक समझते हैं, इसके बाद वो किसी को नहीं समझते। और इसलिए भी क्योंकि वो पॉलिटिकल वो जातियाँ राइज की हैं, इसलिए वो उनको पकड़ पाते हैं, बाकी जातियों को वो पकड़ नहीं पाते। हम लोग जब पहली बार बात किए थे तो पहले भी हमने ये बात की थी कि उनको संगठन की कोई समझ नहीं है। तो संगठन की समझ नहीं है तो फिर इसकी समझ होना तो स्वाभाविक सा नहीं है। योगी और राहुल में से आप किसको कितना रेट करेंगे? क्योंकि आपने योगी के लिए भी यही बोला है कि उनको भी संगठन की समझ नहीं है, और उनके पार्टी में भी सब कास्ट के लोग जितना उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उनकी भी सेम कमजोरी है कि वो भी जाति को नहीं समझ पाए? नहीं, जाति को योगी समझते हैं, लेकिन दरअसल योगी जिस जाति के हैं उस जाति की वजह से बहुत सारी चीज़ें, वो नहीं होता कि आपकी जो आपके बनने की प्रक्रिया है, अपब्रिंगिंग जो उनकी है, उससे तो वो नहीं जा सकता ना। हर आदमी के अंदर अपनी एक जाति है और उसकी साइकोलॉजी है भारत में जाति की, उसका अपना एक मनोदर्शन है जाति का। तो उनका प्रॉब्लम ये है, उनका प्रॉब्लम वो है। अभी इज देयर एनी वे आउट फॉर योगी आदित्यनाथ? देखिए, अभी तो क्या है कि जिस तरीके से चीज़ें डैमेज हुई है उसे कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब योगी जी के साथ तो बीजेपी नहीं कर पाएगी वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में जो दिख रहा है, जिस तरीके से दिख रहा है, जिस तरह से बैकवर्ड जा रहा है, और जिस तरह से उनके वर्कर की नाराज़गी है, तो वो तो अब चीज़ें बढ़ती जा रही है। अच्छा, वो बहुत मतलब हर रोज़ वो बढ़ेगी। तो और इसीलिए जो बीजेपी के संगठन में देरी हो रही, इसकी वजह भी यही है। नहीं तो बीजेपी कम से कम अपने संगठन को दुरुस्त कर लेती। उसे बहुत सारे यूपी की पूरी स्ट्रक्चर बदलनी थी, उसको खबर भी थी 2-4 दिन पहले कि वो अपने सारे करीब 50 से ज़्यादा जिलाध्यक्ष को बदलने की बात है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही है। जो उनके भूपेंद्र चौधरी जो उनको प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसने जिम्मेदारी लेके बहुत पहले इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, लेकिन उनको भी वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो दिख रही है ना कि वो कुछ हो नहीं रहा है बीजेपी के अंदर में। बीजेपी के संगठन के काम कहीं जाके रुक गए हैं, और इसकी वजह है कि मतलब जो ये खींचतान है, ये कहीं साथ बैठ के बात बनने जैसा मामला नहीं बन रहा है, और चीज़ें बिगड़ती जा रही है। योगी जी की तरफ से कोई मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो चीज़ों को इम्प्रूव कर सके? उनके लिए काफ़ी डेस्परेट सिचुएशन है ये अभी। दरअसल कई बार क्या होता है कि
पहले हाथ बढ़ा के कौन बात करेगा, ये एक बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अगर पता लगा इन्होंने हाथ बढ़ा दिया तो वो छोटा फील ना कर जाए। अब सब अपने आप को बहुत बड़ा और ताकतवर फील कर रहे हैं, तो ऐसे में चीज़ें मुश्किल है। तो ये तो हमारे देश की ना ये सामंती मानसिकता की चीज़ें हैं कि भाई हम छोटे तो नहीं होंगे, नाक तो अपनी जो है नीचे नहीं करनी है, तो नाक का सवाल है। तो चाहे पॉलिटिकल पार हाथ से चली जाए, वो तो बहुत बार लोगों ने अपनी, मतलब हमारे यहाँ तो राजा महाराजाओं का देश रहा नहीं, तो यहाँ तो बहुत सारे राजा महाराजा छोटी छोटी चीज़ों पे वो कर लेते हैं, मतलब पूरा राजपाट ही चला गया है। और मोदी और अमित शाह से रिलेशन ठीक करने का क्या एडवाइस होगा आपका? इस मामले में देखिए एक चीज़ है कि 2014 के बाद 14 में भी जो है योगी ने अमित शाह ने जो है यूपी को देखा और यूपी को बेटर समझते हैं। कई बार होता है, कई बार सारे फैसले बड़े गड़बड़ हो जाते हैं, जैसे कि इस बार के जो टिकट के फैसले थे, दरअसल मामला भी लोग कहते हैं कि यहीं से बिगड़ा कि कुछ लोगों को योगी जी नहीं चाहते थे टिकट दिया जाए और उनको टिकट दिया है, कुछ लोगों के बदलने चाहते थे, वो जो टिकटों को लेके ही मामला हुआ। और फिर उसके बाद में वो जो ठाकुरों का मूवमेंट बना और ठाकुर खिलाफ होना शुरू हो गए, वीके सिंह का टिकट कटने के बाद फिर वो एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी सारी कड़ियाँ जुड़ती चली गई। तो वो होता है कि कई बार क्या होता है कि आपको ये लगने लगता है कि आप जो करेंगे वो बेटर करेंगे। जैसे क्या हुआ कि यूपी में लोकसभा इलेक्शन से पहले एक जो है मऊ में घोसी में उपचुनाव हुआ, जिसमें दारा सिंह चौहान जो थे, पहले वो बसपा के लीडर हुआ करते थे, फिर इसके बाद वो सपा गए, फिर सपा से फिर भाजपा आए और फिर भाजपा से फिर सपा चले गए और सपा के फिर जीतने के बाद फिर वो इस्तीफा दिया और फिर बीजेपी आए, तो वो चुनाव, तो वहाँ से एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जिसमें कि शुरू में तो योगी जी प्रचार में ही गए, जब 1-2 दिन बचा तो वो उसमें प्रचार में गए और चुनाव हार गए। जबकि उनकी बिरादरी का, वो जिस बिरादरी से नोनिया समाज से आते हैं, वहाँ बहुत अच्छा वोट था। उसके बाद वहाँ राजभरों का वोट था, फिर निषाद का वोट था, उसके बाद वो चुनाव वहाँ पे हार गए, जबकि संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर उनके बराबर प्रचार में थे। और सबसे बहुत कम वोट था ठाकुरों का, वो एक वहाँ पे सपा के ठाकुर जीते और पहली बार अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए की जीत है। तो वो जो पूरी की पूरा था कि अमित शाह का ये फैसला कि दारा सिंह चौहान को लेना, कि वो उन्हें ये लगता था कि कैसे हम छोटे छोटे नंबर को लाएं और उनको लीडरशिप में लाएं और उनको जगह दें। तो इस तरह की चीज़ें जैसे क्या होगी, इसी तरह की दिक्कतें वो लोकसभा इलेक्शन में भी कर रहे थे। वेस्ट यूपी में आपके साथ में आपका जो वोटर आया था वो लोकदल के अगेंस्ट वाला आया था। इसमें संगीत सोम ने कहा भी कि हम लोकदल की वजह से हम अपनी जीती हुई सीटें भी हार गए। कि अब क्या हुआ कि जिन वोटर को उनसे प्रॉब्लम थी, आपने उन्हीं को उनको सामने ला के खड़ा कर दिया, तो वो उसको तो वोट करेगा नहीं, वो सपा को वोट करके, तो उसका रिजल्ट भी दिखा कि आप पहले फेज में से 8 में से 7 सीटें हार गए। तो वो जो सारी की सारी चीज़ें हो रही थी, इस तरह के जो फैसले थे, तो ये फैसले क्या था कि कुछ चीज़ों को लेके योगी जी नहीं चाहते थे कि ये ना हो, और वो ऊपर से क्योंकि मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो सारे फैसले अमित शाह के थे। तो इन सारी चीज़ों ने, तो फिर वो होता नहीं कि कई बार क्या होता है कि जब किसी चीज़ को लेके कड़वाहट बढ़ती है तो फिर बढ़ती जाती है। तो कई बार ये भी लगता है कि जैसे शुरू में तो लोग कहते हैं कि संघ इसमें मध्यस्थता कर लेता था, लेकिन अब वो भी नहीं कर पाता। क्योंकि चुनाव के टाइम पे जेपी नड्डा ने ये बात कह दी थी कि जो है हमें अब संघ की बहुत जरूरत नहीं है चुनाव में। तो ये सारी और बात तब तो काफी ज्यादा चल रहा था कि संघ क्या बोल रहा है, फिर नड्डा जी उनको अटैक करते थे। एक दिन एक्सप्रेस में संघ का छपता था बयान, अगले दिन नड्डा जी का छपता था। तो वो सारी की सारी चीजें हो रही अभी संघ इसमें इंटरफेयर कर पा रहा है? अभी तो कोई नहीं कर पा रहा है इसमें। इसका क्या वजह है? सवाल ये कि संगठन में किसकी पोजीशन क्या है, बात किसको पहले करनी होगी। अगर बात हाथ बढ़ाना होगा तो कौन बढ़ाएगा ऐसी सिचुएशन में पहले? तो ऐसी सिचुएशन में तो पहले हाथ तो जो है यूपी के सीएम को बढ़ाना होगा। लेकिन वो भी खींच गए हैं कि मतलब वो हमें भी अपनी नाक कम नहीं करानी है। वो चीज़ें नहीं हुई है। कहीं ना कहीं संघ भी चाहता है योगी रहने चाहिए या जाने चाहिए। देखिए, जैसे कि जिस तरीके से जाति के मसले उठ के आ रहे हैं और जिस तरह जाति पॉलिटिकली फिर से बहुत पावरफुल हो रही है, तो उसमें संघ के सामने ये दुविधा हो गई है कि वो योगी जी को रखने में उनको फ़ायदा है कि उनको जाने में उनका फ़ायदा है। क्योंकि देखिए संघ ये बात जानता है कि उसके ज़्यादा अगर काम होंगे तो सरकार में रहने से होंगे, सरकार में रहने के बाद तो नहीं होंगे। तो आप सरकार में रहेंगे तो आपके रिसोर्सेज से लेकर तमाम चीज़ें, इवन जो संघ जो सबसे ज़्यादा करता है यूनिवर्सिटी कॉलेजों की नियुक्तियाँ, सरकार में रहने से होगी, वैसे तो होनी नहीं वो। तो चाहेंगे कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल
डिलेमा है हाँ एक मतलब तरीके से। इस समय जो और ये बहुत बड़ा डिसीजन आने वाले पूरे इंडिया के हाँ नहीं, कुछ जैसे कि सालों तक के लिए सवाल यूपी की पॉलिटिक्स तो को वो होता डिसाइड था ना कि करेगा। मतलब ये था कि अभी तो चाय वाला है, फिर गाय वाला भी आएगा, तो अब चाय गाय में मामला फंस गया तो हाँ कहाँ जाएगा मामला जो हाँ, है। उनको यही देखा जा रहा था, दिल्ली मीडिया में ऐसे प्रेजेंट कर दिया गया था कि अगले पीएम फेस हाँ होंगे, मतलब पहले, शायद 2024 के ही पीएम फेस होंगे, ये हाँ सब भी मतलब बातें ये आ रही सारी थी। चीजें हो रही थी और कि अभी एक स्टेट के अंदर वो कोलैप्स करती हुई दिख रही है हाँ चीजें। मतलब चीजें बहुत कमजोर दिखने लगे एक मतलब जो है। बिल्कुल। बट तो ये तो मानना पड़ेगा कि दिल्ली का अगर हाथ हटा तो आप पावरफुल होने के बाद भी कितने कमजोर दिखने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिख रहा है चीजें। कितना टाइम है योगी जी के पास पॉलिटिक्स क्या लगता है आपको, आपका क्या प्रिडिक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, असेंबली 10 सीट्स के बायपोल से पहले या बाद तक? देखिए अब तो वो इलेक्शन तो ये करेंगे ही, मतलब उससे पहले तो कुछ नहीं करेंगे। उस इलेक्शन के बाद ही कुछ सोचेंगे कि क्या करना है। अच्छा, मतलब उस इलेक्शन तक तो नहीं करेंगे बाइपोलर। इलेक्शंस के रिजल्ट कुछ, या जो लग रहा है वही होंगे कि काफी इलेक्शन वीक के रिजल्ट पोजीशन में, या फिर मतलब स्थिति बेटर नहीं लग रही है इलेक्शन की। मतलब जिस तरीके की चीज़ें हो रही है, जिस तरह से बना है यूपी का माहौल बना है, उस तरह से तो बीजेपी के तो हक में नहीं दिख रहा है अभी तक। बाकी वो कैसे उसका संगठन लेता है, किस तरीके का, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वर बनाए उन सीटों के, कई कैबिनेट मंत्रियों को ऑब्जर्वर बनाए, बल्कि दो कैबिनेट मंत्रियों को ऑब्जर्वर बनाए, हर सीट पे उन्होंने किया है। फिर उनका दरअसल एक दिक्कत यह है कि उनके आपसी जो इनके एलाई है उनके साथ भी उसको लेके दिक्कतें हैं। कोई यहाँ पे दावा कर रहा है, कोई वहाँ पे दावा कर रहा है, तो उसको लेके चीज़ें हैं, उनको कैसे वो करेंगे। और दूसरा जो एलाई है, जैसे वो जिन जिन जातियों की वजह से आपने लिया था, तो उन जातियों के वोट क्या उन एलाईओ के पास बचे हैं? ये एक बड़ा सवाल हो गया कि क्या राजभरों के वोट ओम प्रकाश के साथ है, क्या संजय निषाद के साथ निषादों के वोट हैं, क्या जैन चौधरी के साथ जाट का उतना वोट है, क्या जो है संजय चौहान के पास नोनियाओं का वोट है, क्या अनुप्रिया के पास कुर्मियों का उस तरह का वोट बचा है कि नहीं बचा है। क्योंकि इस बार कुर्मिया जो है अनुप्रिया की खुद फाइट बहुत ज़बरदस्त रही है, चुनाव जीत के, लेकिन अच्छी फाइट रही है वहाँ पे, और एक सीट वो हार गई हैं। बहुत सारी चीजें अभी। अब मतलब बहुत चीज़ें, मतलब चीज़ें चल रही है। एक तो भलाई को लेके है, खुद अपने संगठन को लेके हैं, फिर अपने वर्करों को लेके हैं, पार्टी के पदाधिकारियों को लेके हैं कि उनको किसको किस पोजीशन पे रखना है कि नहीं रखना है, कहाँ बदलना है, चीज़ें करना है। अभी के लिए लग रहा है कि मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य रिप्लेस करेंगे नहीं, या नहीं, ये थोड़ा जल्दी होगा ये कहना? तो बहुत जल्दी बहुत होगा। जल्दी मुझे लग रहा है होगा। कि उनकी वो चीज़ें नहीं रही है कि वो उनको करेंगे। हो सकता है कि अगर उनको करना ही होगा तो कोई ऐसा फेस ले आएंगे जिसको कोई नहीं जानता हो। कई बट बार क्या वो यूपी में चलेगा वो चीज? बीजेपी उसको अचंभित कर देती है। दरअसल वो फिर बीजेपी के प्रचार प्रसार पे डिपेंड करता है, आप किसको हीरो बनाते हैं और किसको वो करते हैं, तो वो कई सारी चीज़ें हो जाती हैं। वर्करों में फिर आप कैसा मैसेज करते हैं, कि वर्करों को आप कैसा तरोताज़ा करते हैं चीज़ों को लेके, तो वो इस पे डिपेंड करता है। लास्ट सवाल, दिल्ली मीडिया में कैसे योगी जी का परसेप्शन चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है टीवी के अंदर, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो? मतलब अभी जो दिख रहा है कई सारी चीज़ें उसमें चल रही है। दरअसल उसमें भी कई बार ना कास्ट ही दिखती है कि मतलब कौन पत्रकार बात कर रहा है, ये बड़े मायने रखे जाते हैं कि वो क्या बोल रहा है उनके बारे में, कौन क्या चाहता है, किस तरीके की चीज़ें चाहती हैं। तो जितनी जगह मिली थी लोकसभा इलेक्शन से पहले, वो जगह भी नहीं है। उस जगह में तो गिरावट आई है, कैसे काफ़ी कास्ट गिरावट दिखती है? आपने चीज़ें। ये एक अच्छी बात बोली है, क्योंकि आई थिंक हम लोग हमेशा एक तरीके से रिपोर्टिंग देखते रह जाते हैं दिल्ली मीडिया को, कि उसकी एडवर्टाइजिंग कहाँ से आ रही है, जिधर से ज़्यादा आ रही है वो उधर बोलेंगे, जो कि एक बहुत फेयर रीज़न है। बट आप कह रहे हैं कि रिपोर्टर के कास्ट पे भी बहुत डिपेंड करता है। इसको अगर आप हम व्यूअर्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर देखा है तो जो भी सामान्य श्रेणी के ज़्यादातर पत्रकार होते हैं, मतलब मैं तमाम टीवी चैनलों के पत्रकारों को डिबेट उनकी सुना हूँ, तो वो उसके फेवर में बात करते मिलते हैं। जो उसके अलग है वो थोड़ा अलग तरह की बात करते मिलते हैं। तो ये चीज़ है। या फिर ये भी होता है कि आप बुला किसको रहे हैं, किससे आप बात कर रहे हैं। तो कई बार इसीलिए होता है कि जैसे कि जब हम दिल्ली मीडिया में ये सारी बात सुन रहे होते हैं, तो हम इसलिए क्लियर नहीं कर पाते, कि पता लगता है यार ये तो इतना बड़ा पत्रकार है, ये बात कह रहा है, और पता लगा 4 दिन बाद कोई कहानी बदल गई है। कई बार क्या होता है ना कि पत्रकारों की भी अपनी लॉबिंग भी तो होती है ना, पॉलिटिकल पार्टियों की। बिल्कुल। तो वो किस लॉबिंग के हैं, किसके हैं, तो ये भी चीज़ें हैं। जैसे अभी मतलब आज तक ने एक सर्वे कराया था कि कौन मोदी के बाद पीएम होंगे, तो मूड ऑफ द नेशन जो उनका होता है तो वो साल का। बड़ा नंबर उसमें जो है अमित शाह जी का आया था।
योगी जी उसमें दूसरे तीसरे नंबर पे थे, उसके बल्कि अमित शाह जी के बाद जो है दूसरा नंबर शिवराज सिंह चौहान का था। तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें जो है मतलब या तो वो कहीं और चल रहे थे जब लोग देख रहे थे कि 19 के इलेक्शन में देख रहे थे कि 19 के इलेक्शन में योगी जी के नेतृत्व में जब यूपी आप लड़ रहे थे, सपा बसपा के गठबंधन में आप इतनी बड़ी विक्ट्री लेके आए थे, जबकि कांग्रेस और सपा का तो उतना बड़ा मतलब उतना पावरफुल एलाई भी नहीं था, जबकि वो उतने कमजोर एलाई से चुनाव हार गए। जबकि बीजेपी के हक में बहुत सारी चीज़ें थी, राम मंदिर हो चुका था, 370 बहुत सारी चीज़ें उसके हक में थी। बिल्कुल। तो वो सारी के सारी चीज़ों के बावजूद भी जो है उसके वो रिजल्ट नहीं आए जो उम्मीद की जा रही थी, जो होने वाला था। और उसके बाद इस बार तो उन्होंने एलाई बढ़ा लिए थे। बिल्कुल। उसने मतलब जो है पिछली बार 3 मतलब 2, पिछली बार उसके 2 एलाई थे, इस बार तो 4 एलाई और एक्स्ट्रा किए यूपी में। वो जैन चौधरी को लेकर आए, वो महान दल के जो है केशव प्रसाद मौर्य को लेके आए, वो जो है इनको लेके आए जनवादी पार्टी के संजय चौहान को लेके आए, और इवन पहली बार जो है ओम प्रकाश राजभर भी लोकसभा इलेक्शन उनके उसमें लड़ा। तो ये 4 एलाई तो पहली बार आए ना लोकसभा इलेक्शन में उनके साथ में। तो उसके बाद भी रिजल्ट कुछ और ही थे। हमारा कॉन्वर्सेशन का अब एंड ही है कि आपने काफ़ी सारे पॉपुलर नैरेटिव्स को ब्रेक किया है, ये बोल के एक तो बीजेपी के खिलाफ उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं दिल्ली में बैठ के, अनएम्प्लॉयमेंट उतने बड़े मुद्दे नहीं है, आप हमेशा से उन सब चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं आई थिंक, और हमेशा सही भी होती है। ये रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो इस बार कैरावान में आया, मेरा यही रिकमेंडेशन है। बट आपका क्या रिकमेंडेशन है? मैं तो चित्रलेखा पढ़ रहा था। अच्छा। भगवती चरण वर्मा जी का जो है, अच्छा, वो एक उपन्यास है। उसमें जो पाप पुण्य की एक कहानी है कि कुछ पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं है। And with that, this podcast is adjourned. Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.